नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत डिटेल में सारा कुछ देखेंगे हम लोग और जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी रिएक्शन को याद करने के लिए मैं कई जगह ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और हर तरीके से एकदम एक कंप्लीट एकदम पूरा पैक आपको मिलेगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप हेलो एल्केन को लेकर संतुष्ट रह सकते हो और जितना भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो इस लेक्चर से बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और टॉपिक है हेलो एल्केन। शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग हेलो एल्केन। इसमें दो पार्ट है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे हेलो एल्केन पे, क्योंकि बड़ा सा टॉपिक है तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यही अगर वन शॉट करें तो लगभग 3-3.5-4 घंटा का वीडियो होगा। तो चलिए पहले हेलो एल्केन देख लेते हैं, फिर उसके बाद किसी और लेक्चर में हेलो एरिन भी हम लोग कर लेंगे। शुरू करते हैं हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन होता क्या है, तो यहां पे आपको दो चीज दिख रहा होगा। एक तो आप इसमें देखोगे हेलो और दूसरा इसमें एक वर्ड है एल्केन। हेलो जो है ये हेलो यहां पे रिप्रेजेंट करता है हेलोजन्स को। हेलोजन्स आप समझ ही रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हेलोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक है। और एल्केन आप समझ रहे हो, एल्केन क्या होता है, एल्केन को हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे R जो है वो एल्काइल है और H आप समझ रहे हो हाइड्रोजन है। तो एल्काइल का मतलब हो गया जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है, C3H7 हो गया, ये सब एल्काइल है। एल्काइल में एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो एल्केन बन जाता है। जैसे देखो यहां पे CH3 था और इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया CH4, इसे हम मीथेन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ये हमारा C2H5 था इथाइल, इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा C2H6 और इसे फिर इथेन बोलेंगे। C3H7 इसे प्रोपाइल बोलते हैं, प्रोपाइल में एक और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, C3H8 हो जाएगा और इसे हम प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी जितना संख्या में कार्बन होगा उससे दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे देखो कार्बन 1 है, कार्बन का दुगना करो तो 1 दूनी 2 और 2 और जोड़ दो तो कितना आ गया 4। इसमें कार्बन 2 है, 2 को दुगना कर दो 4 और 2 और ऐड कर दो 6 आ गया। तो हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा होगा, तो इसे हम एल्केन कहते हैं। ठीक है। तो हेलो एल्केन में दो चीज रहेंगे, हेलोजन रहेगा और एल्केन रहेगा। हेलोजन में से इनमें से कोई भी एक रहेगा, इसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, X। तो X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी रह सकता है। ठीक है। तो आप क्या करो कि एल्केन से बच्चों एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो और उसके जगह पर एक हेलोजन ऐड कर दो। एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो और उसके जगह पे एक हेलोजन जोड़ दो, तो यही जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है। जैसे हमारे पास RH, इसे ही तो हम लोग एल्केन बोल रहे थे, RH को। तो RH में से हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे और इसके जगह पे एक हेलोजन जोड़ देंगे। हेलोजन की जगह पे क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक। तो ये बन जाएगा RH और इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन।
ठीक है। तो एल्केन को हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड। एलिफैटिक कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो और इसके जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इस तरह से जो बनने वाला कंपाउंड है वो आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन मिल जाएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें रिंग नहीं होता है, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हमें किसका यूज करना है? एल्केन का यूज करना है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाओ, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे बच्चों हमारे पास है, क्या बताया मैंने आपको कि एल्केन ले लो आप, एल्केन, और एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर लो और इसके जगह पे एक कोई हैलोजन जोड़ दो, तो बनने वाले कंपाउंड को बोलेंगे हेलो एल्केन। एल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एच से, यहां से H माइनस करेंगे, हैलोजन ऐड करेंगे, आर एक्स बनेगा, ये किसका सिंबल हो गया? हेलो एल्केन का। जैसे एल्केन हमारे पास है CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक क्लोरीन जोड़ देंगे, बन गया CH3Cl, तो इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। इस तरह से C2H6 हमारे पास एक एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हैलोजन जोड़ देंगे, बन गया C2H5Br, इसे हम हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा हेलो एल्केन होते क्या है। तो जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, तो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन का। तो देखो जैसे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है, कि कंपाउंड में कितने हैलोजन प्रेजेंट है, यौगिक में हेलो एल्केन में कितने हैलोजन प्रेजेंट है, उसके आधार पर हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन होगा, डाई हेलो एल्केन होगा, ट्राई हेलो एल्केन होगा, टेट्रा हेलो एल्केन होगा, या फिर उसको हम पॉली हेलो एल्केन कह सकते हैं। तो जैसे देखो यहां पे CH3 और Cl, बताओ इसमें कितना हैलोजन आपको दिख रहा है? एक ही हैलोजन है, एक क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें देखो CH2Cl, CH2Cl, बताओ इसमें कितने हैलोजन दिख रहे हैं आपको? तो इसमें दो हैलोजन दिख रहे हैं, दो हैलोजन दिख रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन। उसके बाद बच्चों यहां पे आप देख लो CH2Cl, CH2Cl और CH2Cl, ठीक है। यहां पे CH3 कर लीजिए, इसको भी CH3 कर लीजिए। देखो CH2Cl, CHCl और CH2Cl, तो ध्यान से देखो यहां पे आपको कितने हैलोजन दिख रहे हैं? एक, दो, तीन हैलोजन दिख रहे हैं, तीन क्लोरीन है, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। उसके बाद एक और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे CH2Cl, CHCl, CHCl एंड सिंगल बॉन्ड CH2Cl। बताओ इसमें कितने हैलोजन है? तो चार हैलोजन है, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस तरह से नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। एक हैलोजन रहेगा मोनो हेलो एल्केन, दो हाइड्रोजन रहेगा डाई हेलो एल्केन, तीन हैलोजन रहेगा ट्राई हेलो एल्केन, चार हैलोजन रहेगा तो
टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए वाला जो कंपाउंड है, ए वाला यहां पे बताओ ए कैसा हेलो एल्केन है, और यहां पे देखो CH2Cl CH2Cl, ए कैसा हेलो एल्केन है। उसके बाद इसका बता दो CH2Cl CH2Cl, इसके बारे में बता दो। उसके बाद इसके बारे में बता दो, और इसके बाद इसके बारे में बता दो। सब बताओ कैसा है। तो देखो इसमें बच्चों सिर्फ एक ही हेलोजन तो आपको दिख रहा है, एक हेलोजन दिख रहा है, एक हेलोजन दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। और इसमें आपको दो हेलोजन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इसमें भी आपको दो हेलोजन दिख रहा है, तो इसे भी हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसमें कितना हेलोजन दिख रहा है, तीन हेलोजन, तीन क्लोरीन है यहां पे, तो ये हो गया हमारा ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। और इसमें चार हेलोजन है, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अब यहां पे कुछ बात समझना है, देखो ये जो आप यहां पे डाई हेलो एल्केन देख रहे हो, इसमें एक हेलोजन पहले कार्बन पे है और एक हेलोजन दूसरे कार्बन पर है, यानी अगल बगल वाले कार्बन पे है। तो जब हेलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे रहता है, तो इसे हम कहते हैं विस डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस डाई हेलाइड बोलते हैं। जब डाई हेलो एल्केन में हेलोजन अगल बगल वाला कार्बन पे रहता है, दोनों के बीच में कोई और कार्बन नहीं रहता, तो वैसे डाई हेलो एल्केन को हम विस डाई हेलाइड, विस डाई हेलाइड कहते हैं। फिर यहां पे देखो ये भी डाई हेलो एल्केन है, लेकिन इसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। तो जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा, तो बच्चों इसे हम जेम डाई हेलाइड के नाम से जानते हैं, जेम डाई हेलाइड। ठीक है, जेम डाई हेलाइड। कहीं कहीं पे आपको विस डाई हेलाइड को विसिनल लिखा हुआ मिल जाएगा, विसिनल। ठीक है, और ये जेम डाई हेलाइड को जेमिनल लिखा हुआ मिल जाएगा, जेमिनल। ठीक है, जेमिनल लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहां पे ट्राई हेलो एल्केन, यहां पे तीन क्लोरीन एक कार्बन है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे खूब अच्छे से, क्लोरोफॉर्म। अब ये जो टेट्रा हेलो एल्केन जिसमें एक कार्बन और चार क्लोरीन है, इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपके एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि बताओ कौन से यौगिक का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है, तो यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन प्रेजेंट है उसके आधार पे मोनो हेलो एल्केन यदि एक हेलोजन है, डाई हेलो एल्केन यदि दो हेलोजन है। अच्छा, डाई हेलो एल्केन में जेम डाई हेलाइड तब होगा जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, विस डाई हेलाइड तब होगा जब दोनों हेलोजन अगल बगल वाले कार्बन पर हो। तीन हेलोजन हो तो ट्राई हेलो एल्केन, चार हेलोजन हो तो टेट्रा हेलो एल्केन। इन्हें तीन चार वाले को हम एक और नाम दे सकते हैं, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। यानी दो से ज्यादा हो तो फिर हम उसे पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। पॉली मतलब ढेर सारा होता है। क्लियर। देखो यहां पे एक चीज और जानना है, मोनो हेलो एल्केन को थोड़ा सा एक बार और डिस्क्राइब करते हैं, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन में आप सब जानते हो कितना हेलोजन होना चाहिए, वन हेलोजन एटम होना चाहिए, वन ही हेलोजन एटम, वन हेलोजन होना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान से देखना कि एक हेलोजन एटम तो इसमें भी है, CH3Cl। ठीक, एक हेलोजन एटम इसमें भी है, CH3CH2Cl। और एक ही हेलोजन एटम इसमें भी है बच्चों, CH3CHCl और CH3, एक ही हेलोजन है। और एक ही हेलोजन एटम आपको इसमें भी दिखेगा, C सिंगल बॉन्ड CH3CH3 और यहां पे Cl, सब में तो एक ही हेलोजन है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, तो जरा ध्यान से देखो। ए जो है बच्चों
ठीक है। इसमें एक कार्बन है जिसे हम मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन में आप देखोगे कि कोई और कार्बन कहीं से भी नहीं जुड़ा है, कोई और कार्बन कहीं से भी नहीं जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। कैसा कार्बन बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, जिसमें कहीं से भी कोई और कार्बन बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़ा हो, तो 1 डिग्री। तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और ये कैसा हो गया? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन हो गया, क्योंकि सब में हेलोजन एक ही है, तो मोनो हेलो एल्केन होगा। लेकिन मोनो हेलो एल्केन में भी 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन है। फिर इसके बाद देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसी कार्बन पे आपको ध्यान देना है बच्चों। तो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, यहां पे क्लोरीन जुड़ा है। इस कार्बन को देखो, ये एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो एक तरफ से कार्बन रहे तो भी हम इसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही बोलेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन ही है। यानी वैसा कार्बन जिसके किसी ओर से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हो, या सिर्फ एक ओर से कार्बन जुड़ा हो, तो उसको हम 1 डिग्री या प्राइमरी। तो ये भी जो आपका हो गया 1 डिग्री, या आप इसको प्राइमरी 1 डिग्री या प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कह सकते हो। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन को देख रहे हो, इसके इधर भी कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ से कार्बन है। तो जब दो तरफ से कार्बन होगा ना, तो इस कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। और ये हमारा हो गया 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन हो गया। दो तरफ से कार्बन है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन हो गया। फिर उसके बाद यहां पे देखो, तो इसमें आप देखोगे तो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, और एक कार्बन के तीनों तरफ से आपके पास कार्बन दिखेगा, 3 तरफ से कार्बन दिखेगा। तो जब 3 तरफ से कार्बन दिखेगा तो एक कार्बन हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री, और इसे हम लिखेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, 3 डिग्री या टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन कितने प्रकार का हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यानी क्लोरीन या हेलोजन यदि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हो गया, यदि 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो टर्शियरी हो गया। ठीक है, कार्बन कैसे डिसाइड करेंगे? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो वैसा कार्बन जो किसी से नहीं जुड़ा है, अकेले है, कोई और कार्बन नहीं है, तो 1 डिग्री है। अच्छा, वैसा कार्बन जिसके एक ओर से कार्बन है तो भी 1 डिग्री है। वैसा कार्बन जिसके दोनों ओर से कार्बन है 2 डिग्री है, और वैसा कार्बन जिसके तीनों तरफ से कार्बन है वो 3 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है इसका, देख लेते हैं उसको भी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, नेचर ऑफ बॉन्ड, बंधन कैसा है, बंधन कैसा है उसके आधार पर। ठीक है, तो जैसे देखो, पहला जो इसमें आएगा वो होगा कि CsP3X बॉन्ड, CsP3X बॉन्ड, यानी वैसा एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे यहां पे देखो CH3Cl, CH3Br। ठीक है, उसके बाद CH3, CH2, CH2I। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसमें आपको देखना क्या है कि
जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन पे ध्यान देना है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को देखो। तो यहां पे तो एक ही वो कार्बन है बच्चों, एक ही वो कार्बन है यहां पे, इसी से हैलोजन जुड़ा है। तो इस कार्बन को आपको देखना है कि इसके पास सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। देखो, अगर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड केवल रहेगा, सिंगल बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन sp3 होगा। कार्बन कैसा होगा? sp3 होगा। अगर कार्बन के एक और डबल बॉन्ड है और एक और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक और डबल बॉन्ड है, वन साइड डबल, एक तरफ डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। अगर कार्बन के दोनों ओर डबल बॉन्ड है, तो बोथ साइड डबल है तो ये sp हो जाएगा, sp। और अगर कार्बन के पास आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल, क्योंकि ट्रिपल एक ही साइड पॉसिबल है, दोनों तरफ पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल, तो कार्बन भी कैसा होगा? sp होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप इतना सा, अगर पहले से कुछ नहीं पता है तो इतना आप संक्षिप्त में याद रख सकते हो कि कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 कार्बन होगा। अगर एक और डबल बॉन्ड है तो sp2 कार्बन होगा। दोनों और डबल बॉन्ड है तो sp कार्बन होगा। और एक और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp कार्बन होगा। तो आप बच्चों देखो, इस कार्बन के पास क्या आपको डबल दिखा? नहीं। ट्रिपल दिखा? नहीं। सिर्फ सिंगल दिखा? तो सिंगल दिखा तो ये कार्बन कैसा है? sp3 है, ठीक है, sp3 है। फिर उसके बाद देखो, इसमें आओ तो किस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है बताओ? इससे जुड़ा है। तो इस कार्बन के चारों तरफ आपको केवल सिंगल दिखेगा, सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल ट्रिपल नहीं है। तो ये वाला कार्बन भी आपका क्या है? sp3 है, sp3 है, ठीक है, sp3 है, ठीक। उसके बाद यहां पे देखो, आयोडीन किस कार्बन से जुड़ा है? इससे जुड़ा है। तो इसके आसपास में भी आपको सिंगल दिखेगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये भी क्या हो गया? sp3। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इस sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़े होते हैं, यही इसका मतलब है। तो इस टाइप के कुछ कंपाउंड होंगे और इन्हें हम सबको मिलाकर एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो इसमें वही हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? सब में sp3 है। फिर इसके बाद आगे कुछ चलो देखो, जैसे एक कंपाउंड आपको हम दिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे Cl जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि कैसा है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखने वाला है, इसको ना याद रखना, BBI है। देखो, एक क्लोरीन है, ठीक है, एक क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़ा है और इसके चारों तरफ आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखेगा। इधर इस सिंगल बॉन्ड है, देख लो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जब सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 हो गया, ठीक है, sp3 हो गया। अब क्लोरीन sp3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन sp3 कार्बन जो है, इसको देखो तो इसका एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है। तो जब एक तरफ डबल बॉन्ड रहता है तो एक ऐसा कार्बन होता है sp2 कार्बन होता है, sp2। तो आप देख रहे हो कि हैलोजन जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एलाइल हैलाइड के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे इसके बारे में मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इसके बारे में, एक कंपाउंड है और यहां पे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन। अब बताओ ये कैसा होगा? तो देखो,
इस कार्बन, यहां पे कार्बन है, यहां पे जहां जहां कोना है वहां वहां कार्बन है, ठीक है। तो हैलोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के चारों ओर आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन तो sp3 हो गया, और ये जो sp3 कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो गया, sp2। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलाइल हेलाइड बोलते हैं, एलाइल हेलाइड। तो इसमें भी आप देखोगे कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, और इस तरह से इसको हम निरूपित करते हैं, CsP3 बॉन्ड। तो एलाइल हेलाइड हो चाहे एल्काइल हेलाइड हो, दोनों में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। फिर उसके बाद देखो अगला जो है उसमें रहेगा CsP2 और X बॉन्ड, CsP2 और X बॉन्ड, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। इसमें एक और कंपाउंड हम बता देते हैं, देखो देखो यहां पे एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन में हम एक मिथाइल जोड़ देते हैं और यहां पे एक क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो इसमें आप देखो हैलोजन, हैलोजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है। अब इस कार्बन के चारों तरफ आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, इधर सिंगल, इधर भी सिंगल, और हाइड्रोजन दो सिंगल। तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp3। तो इसमें भी sp3 कार्बन से ही हैलोजन जुड़ा है, तो ये भी वही कैटेगरी में आएगा, और इसका नाम है बेंजाइल, बेंजाइल हेलाइड, ठीक है, बेंजाइल हेलाइड नाम है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो CsP2 बॉन्ड, जैसे इसमें देखो कंपाउंड है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, एक कंपाउंड है। तो बताओ इसमें जो हैलोजन है, हैलोजन वो इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन के एक और आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे देगा, तो एक और डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, sp2 कार्बन, ठीक है, sp2। तो इसका कैटेगरी कैसा हो गया, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और साथ में इससे सिंगल बॉन्ड से हैलोजन जुड़ा हुआ है, कौन कैटेगरी में आ जाएगा, CsP2 बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड को देखो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो sp2 है। अभी कार्बन भी किससे जुड़ा है, sp2 से, क्योंकि इस कार्बन के भी एक और डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 और ये भी sp2। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं विनाइल हेलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हेलाइड बोलते हैं, ठीक है, विनाइल हेलाइड, ध्यान रखना, विनाइल हेलाइड, ठीक। जैसे इसमें देखा जाए, ये जो है Cl, तो इसमें आप देख रहे हो कि इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। अभी कार्बन के एक और में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो ये भी वही कैटेगरी में आएगा, CsP2Cl, CsP2Cl। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका, हैलो एल्केन का, नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पे कि हैलोजन कितना है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसके आधार पे। अब कुछ कंपाउंड जो आपको जरूर से जरूर याद रखना है उसको देखो, देखो कुछ कंपाउंड जो आपको जरूर याद रखना है, जिसमें से एक है बेंजाइल हेलाइड जो आपको जरूर याद रखना है, दूसरा है विनाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, तीसरा है एलाइल हेलाइड। ये सब याद रखने हैं आपको। तो बेंजाइल हेलाइड मैंने आपको क्या बताया कि देखो अपने पास एक बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग होगा, इसमें कोई मिथाइल जुड़ा हुआ होगा, अब इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, इसी को हम बोलेंगे बेंजाइल हेलाइड। फिर उसके बाद विनाइल हेलाइड, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH होगा और उसके बाद कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, तो इसे हम बोलेंगे विनाइल हेलाइड। फिर इसके बाद एलाइल हेलाइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड और उसके बाद हैलोजन, तो इसे हम बोलेंगे एलाइल हेलाइड। देखो डबल बॉन्ड से पहला कार्बन पे हैलोजन है तो उसको विनाइल हेलाइड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड से पहला पे नहीं दूसरा पे हैलोजन है तो उसको हम एलाइल हेलाइड बोलते हैं। और बेंजीन में कोई
बेंजीन में कोई मिथाइल जुड़ा हो और उसके बाद हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 वीवीआई कंपाउंड है, वीवीआई है बोर्ड के लिए, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर का कि नाम कैसे लिखाएगा हेलो एल्केन का। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, तो 2 सिस्टम है नाम लिखने का। ठीक है, पहला है कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम। तो बच्चों कॉमन नेम सिस्टम में हेलो एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के नाम से। जैसे जो भी एल्काइल ग्रुप रहेगा उसका नाम पहले लिखेंगे और हेलोजन को हैलाइड के रूप में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, CH3Cl एक कंपाउंड है हमारे पास, CH3CH2Cl एक कंपाउंड है हमारे पास। उसके बाद पहले 2 का ही देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। तो देखो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथाइल, एल्काइल के जगह पे क्या लिखेंगे मिथाइल, और क्लोरीन के लिए लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो हो गया मिथाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद यहां पे देखो 2 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे इथाइल, और क्लोरीन है तो लिख देंगे क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। वही आईयूपीएसी सिस्टम में इसी कंपाउंड का अगर हम देखें तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। इसमें हेलोजन को पहले और एल्केन को बाद में लिखते हैं। जैसे देखो CH3Cl है तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो, और मिथाइल है तो इसको लिखेंगे एल्केन यानी मीथेन। तो इस तरह से इसका नाम होगा क्लोरो मीथेन। यही ए हो गया CH3CH2Br अगर हमारे पास है CH3CH2Br, तो इसमें हम लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये हो गया आईयूपीएसी नेम। अब कॉमन नेम के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्लास में तो बहुत किए हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, एक्टिव सेकेंडरी। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं चलेंगे, मेन आईयूपीएसी नेम कुछ कुछ बता देते हैं। ठीक है, वही जरूरी है, आईयूपीएसी नेम ही आपके एग्जाम में आता है। तो जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है बच्चों CH3CH2Br, कंपाउंड है हमारे पास CH3CHBr, हमारे पास और कंपाउंड है CH3CH2H5, उसके बाद यहाँ पे CHBr है, CH2H5 है, और यहाँ पे CH3 है। इस तरीके से कंपाउंड है, इनका सबका आईयूपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो आप देखो ब्रोमीन कहां पे जुड़ा है, यहां पे इस कार्बन से, तो इसको नाम दे दो 1, इसके बाद 2 और 3। ठीक है, अब देखो 1 पे ब्रोमीन है तो ऐसे लिख दो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और टोटल कितना कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं रूट वर्ड प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं एन, तो हो गया 1 ब्रोमो प्रोपिन। फिर इसके बाद यहां पे देखो, यहां पे ब्रोमीन है, तो इसको देखो कि काउंटिंग हमेशा किनारे से करना है। ठीक है, या तो इधर से करोगे या फिर इधर से करोगे, तो यहां से चलेंगे तो ब्रोमीन नजदीक पड़ेगा, इसीलिए काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे ब्रोमीन है तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो यहां पे आपको क्या लग रहा है, कहां से काउंटिंग करोगे, यहां से कि यहां से? आपको लगेगा कि दोनों तरफ से तो बराबर है, यहां से भी करिएगा तो 1 2 पे इथाइल आएगा और 3 पे ब्रोमो, इधर से भी करिएगा तो 1 2 पे इथाइल आएगा और 3 पे ब्रोमो। लेकिन आप दोनों तरफ से गलत हो, यहां से भी करोगे तो भी गलत हो, यहां से भी करोगे तो भी गलत हो। काहे गलत हो, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड एक्चुअल में ऐसे है CH3
CH, इसके बाद यहाँ पे C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके बाद यहाँ पे है CH सिंगल बॉन्ड Br, फिर से यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, इसे हम लिख सकते हैं CH2 CH3, और उसके बाद यहाँ पे है CH3। तो इस तरीके से कंपाउंड है। तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन होगी? ए वाला होगी ना, इसी में ना सबसे ज्यादा कार्बन है। तो काउंटिंग आप या तो यहां से करो या फिर यहां से करो, दोनों तरफ से बराबर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 11th क्लास में नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़े हो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। मेन हमारा फोकस है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वही असली चीज है, वहीं से सवाल आता है। नोमेनक्लेचर तो आपका 11th क्लास का है, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काउंटिंग यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो बच्चों, 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखाएगा। 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद देखो 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, तो 3,5 डाई मिथाइल, और उसके बाद टोटल कार्बन 7 है, तो आप इसको लिख सकते हो, लिखोगे हेप्टेन। तो इस तरीके से इसका नाम होगा। ठीक है, कुछ और कंपाउंड देख लेते हैं। चलो देखो, इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, इसमें ना आपको एक जगह पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कहाँ है? तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। ये सब डिजाइन देख के आप कंफ्यूज मत हो, वही बात है, अलग कुछ नहीं है। तो एक कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो काउंटिंग कहां से करें? तो देखो, मेन चेन तो हमारा यही होगा, 1 2 3, यहाँ पे कार्बन है 4 और एक यहाँ पे कार्बन हो गया 5, यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब काउंटिंग ऐसा करो कि डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, क्योंकि जब तक Br रहेगा केवल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब तक तो हम प्रतिस्थापक यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देखेंगे। लेकिन जैसे ही कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर प्रतिस्थापक का उतना वैल्यू नहीं रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू हो जाता है। तो यहां पे आपको ये देखना है कि किधर से हमें डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो यदि यहां से चलते हैं बच्चों तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आया, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आया, इसीलिए काउंटिंग हमारा यहां से सही होगा, 1 2 3, उसके बाद 4 और यहां पे 5। अब आप देख रहे हो कि 4 पे आपको ब्रोमीन लगा हुआ दिखाई देगा, तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है? 5, तो पेंट हो गया। और पेंट में आप देख रहे हो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 2 3 हो गया इसका नाम, खत्म। फिर इसको देखो, यहां पे आप देख रहे हो कार्बन कहां पे है? तो एक कार्बन यहां है, कार्बन यहां है और कार्बन यहां है, और कहीं पे कार्बन नहीं है। तो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ेगा? तो यहां से चलेंगे तो 2 पे आएगा, यहां से चलेंगे तो 1 पे आएगा, तो 1 2 3। देख रहे हैं 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और पहला पॉइंट पे ही डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन लिख देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को आप इस तरीके से नाम लिख सकते हो। बाकी नोमेनक्लेचर हमें मान के चल रहे हैं कि आप 11th में पढ़े हो, आता है, और मैंने क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। तो बच्चों, ऐसे आप जानते हो कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में कई तरह के होते हैं, जैसे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। उसी तरीके से जब आप स्टेरियो में जाते हो तो वहां पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होता है। बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, यानी संरचनात्मक समावयवता का। तो हेलो एल्केन सिर्फ 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं बच्चों, सिर्फ 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें पहला है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो हेलो एल्केन सिर्फ दो ही प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में शो करते हैं, एक चेन और दूसरा पोजीशन, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। ठीक है, अभी चेन और पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होते हैं हेलो एल्केन में, देखो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 और Cl, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH3 है, CH2 है और Cl है। ठीक है, अभी दोनों कंपाउंड को आप जरा ध्यान से देखो तो आप देखोगे पता चलेगा कि दोनों में 1 2 3 4 कार्बन है, C4 इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, तो H9 इसमें भी देख लो 3 3 6 2 8 और 1 9 हाइड्रोजन है, और एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है C4H9Cl। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब उसके बाद देखोगे तो इसमें मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, बट इसमें मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है और एक साइड चेन में आ गया। तो यहां पे क्या है 4 कार्बन इन मेन चेन या पेरेंट चेन कह सकते हो, पेरेंट चेन। ठीक है, और यहां पे 3 कार्बन इन पेरेंट चेन। यहां पे 4 कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में 4 कार्बन है, बट यहां पे मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन में 3 कार्बन है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी, इनका सब कुछ एक जैसा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H9Cl। दोनों में सबस्टिट्यूएंट देख लो, प्रतिस्थापक दोनों में सेम है। सबस्टिट्यूएंट का पोजीशन देख लो, इसमें भी क्लोरीन पहला पे है, इसमें भी क्लोरीन पहला पे है। अंतर सिर्फ क्या है, अंतर है कार्बन के मेन चेन में, इसमें 4 कार्बन का मेन चेन है, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन है। तो वैसा कंपाउंड या वैसे कंपाउंड जिनमें सब कुछ सेम हो, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उसमें प्रतिस्थापक सेम हो, प्रतिस्थापक का स्थान सेम हो, सिर्फ कार्बन के मुख्य श्रृंखला में अंतर हो, तो उसे हम श्रृंखला समावयवी चेन आइसोमर्स कहते हैं। दूसरा देखो, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और एक दूसरा कंपाउंड है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl और CH3, एक कंपाउंड है। तब आप ध्यान से देखो, इसमें देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का फिर से सेम है, 1 2 3 कार्बन C3, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। यही बात इसके पास भी है, इसके पास भी वही है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो 1 2 3 और यहां भी 1 2 3, मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन इन मेन चेन, इसमें भी 3 कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में दोनों में 3 कार्बन है, यानी कार्बन के चेन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें क्लोरीन किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, और इसमें क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे है। तो क्लोरीन का पोजीशन अलग अलग है, स्थान अलग अलग है। इसमें क्लोरीन एट फर्स्ट पोजीशन, अब इसमें क्लोरीन एट सेकेंड पोजीशन। ठीक है, सेकेंड पोजीशन। तो सबस्टिट्यूएंट के प्रतिस्थापक के स्थान में अंतर है, तो ये दोनों एक दूसरे का स्थान समावयवी हो जाएंगे, स्थान समावयवी, स्थान समावयवी पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, चेन और पोजीशन। तो सिर्फ कार्बन के मेन चेन में अंतर हो तो उसको चेन आइसोमर्स बोलते हैं, और हेलोजन के पोजीशन में अंतर हो तो उसको पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। अब आते हैं इंपोर्टेंट सेक्शन में इस चैप्टर का, जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो देखो हेलो एल्केन को हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, हेलो एल्केन को आप एल्केन से बना सकते हो, एल्केन से, एल्केन से बना सकते हो, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। दूसरा आप इसका निर्माण एल्कीन से कर सकते हो, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। और तीसरा आप इसका निर्माण एल्कोहल से कर सकते हो, एल्कोहल से, एल्कोहल से। चौथा आप इसका निर्माण सिल्वर साल्ट से कर सकते हो, सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हो। और पांचवा आप हेलो एल्केन से भी कर सकते हो, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन से कैसे करेंगे सर? तो मान लो अपने पास क्लोरो एल्केन है और आयोडो एल्केन बनाना है, तो वहां पे आप क्लोरो एल्केन से भी आयोडो एल्केन बना सकते हो, तो फ्रॉम हेलो एल्केन। तो ये 5 चीजों से आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाया जा सकता है, एल्कीन से बनाया जा सकता है, एल्कोहल से बनाया जा सकता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जा सकता है, और हेलो एल्केन से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो बारी बारी से हम सबसे हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो चलिए, देखो पहला बात कर लेते हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से। ठीक है, एल्केन से। तो देखो यदि आपको क्या करना है, पहला बात कर लेते हैं कि मान लो हमें क्लोरो एल्केन बनाना है, क्लोरो एल्केन बनाना है या ब्रोमो एल्केन बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है। तो आप क्या करो कि एक एल्केन लो, ठीक है, जैसे CH4 ले लिए, और CH4 को रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, CH4 को रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, आप यहां पे टेम्परेचर भी दे सकते हो 570 से 620 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा हीट कर दो सनलाइट के साथ, तो यहां पे क्या होगा कि आपके पास हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आप इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे एक जगह पे और ये प्रोडक्ट बनाता जाएगा। जैसे सबसे पहले यहां से H और Cl बाहर निकलेगा और ये बना लेगा CH3Cl। ठीक है, उसके बाद और भी उसी कंटेनर में और भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी। यानी हेलो एल्केन का, क्लोरो एल्केन का मिश्रण आपको मिल जाएगा इस रिएक्शन के द्वारा। तो मीथेन है, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं, मीथेन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इसे कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का क्लोरीनेशन करवाओगे बच्चों, तो यहां पे
क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी कि इस तरह के मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 और CH3, या फिर ऐसे मान लो CH2 CH3, और इसका रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन का रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ, तो वही सनलाइट, और जो भी कुछ हीट करना है हीट कर दो। तो यहां पे दो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन किनारे से जुड़ा है, ठीक है, एक तरफ से केवल जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। ये भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और ये बीच वाला कार्बन दोनों तरफ से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। यानी यहां पे हाइड्रोजन हमें दो प्रकार का मिलेगा, यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यदि यहां से हाइड्रोजन या यहां से हाइड्रोजन जाता है तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहां से हाइड्रोजन जाता है तो एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो दो तरह का प्रोडक्ट यहां पे पॉसिबल है। पहला तो आप CH3 CH2 CH2 ACl बना सकते हो, और दूसरा वाला 2 डिग्री पे बनेगा CH3 CHCl CH3। तो ये दो तरह का क्लोरोप्रोपेन आपको देखने को मिलेगा, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोरोएल्केन बना सकते हो। यदि ब्रोमोएल्केन बनाना है तो भी आप यही काम करो, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH3, और इसका रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फिर से ये आप देखो, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। तो दो अलग अलग तरह का यहाँ पे कार्बन है, तो दो अलग अलग तरह का हाइड्रोजन भी है, और इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। एक तो CH3 CH2 CH2 Br, और दूसरा बन जाएगा 2 डिग्री से CH3 CH Br और CH3। तो ब्रोमोएल्केन बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर देखो, अगर आपको आयोडोएल्केन बनाना है, ठीक है, आयोडोएल्केन, पहला क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन बन गया, दूसरा हमें बनाना है आयोडोएल्केन। तो आयोडोएल्केन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। देखो, जैसे हमारे पास मीथेन है, अब मीथेन से आयोडोमीथेन बनाना है, तो आप इसको आयोडीन के साथ हीट कर दो, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दो, हीट कर दो। तो रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे बन जाएगा एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, HI बना के बाहर हो जाएगा, और साथ में बनेगा CH3 और I, तो ये हो जाएगा CH3I, ठीक है, CH3I। लेकिन बच्चों यहां पे दिक्कत ये है कि ये जो HI है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अवकारक इसको बोलते हैं, प्रबल अवकारक, प्रबल अवकारक। और ये क्या करता है? अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना देता है, अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना देता है, उत्क्रमणीय बना देता है। तो आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, आपने CH4 को I2 के साथ रिएक्शन करके आयोडोमीथेन बनाया, ठीक है, ये मीथेन है, ये आपका आयोडीन है, और ये बन गया आयोडोमीथेन। लेकिन ये बीच में आएगा और ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन के दौरान HI बन रहा है, HI फिर से इस आयोडोमीथेन को कन्वर्ट कर देगा मीथेन में। तो आप बनाओगे मीथेन, और ये क्या करेगा? इसको पुनः आप बनाओगे आयोडोमीथेन, पुनः इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा, ये जब तक रहेगा ना तब तक प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे या तो हम HiO3 का प्रयोग कर लेते हैं या फिर HNO3 का, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे रिएक्शन करके इसे यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो हम लेंगे यहां पे
HI तो हमारा बना हुआ है, HI इसको हटाना है, इसका रिएक्शन करा देंगे HNO3 के साथ। तो ये क्या करेगा कि यहां से बना लेगा I2 प्लस NO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, तो 2 से यहां कर लो और 2 से यहां कर लो, तो ये हो जाएगा 2NO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, तो यहां पे कर लो 4H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा HNO3 कि HI को फिर से आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और इस आयोडीन को दोबारा आप रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि ये जो HI है ना, इसका रिएक्शन करा दो HiO3 के साथ, तो फिर से ही क्या करेगा I2 बना देगा और प्लस H2O बना के बाहर हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लो, 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया, 3H2O कर लो और 5 और 1 6 आयोडीन हो गया, तो 3I2 कर लो। तो इस तरीके से जब भी आपको आयोडो एल्केन बनाना हो तो एल्केन का रिएक्शन तो आयोडीन के साथ ही कराएंगे, लेकिन रिएक्शन के दौरान HI बन जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अवकारक है, और ये रिएक्शन को फिर से कन्वर्ट कर देता है पहले इनिशियल स्टेट में। तो इस HI को हटाना पड़ेगा। HI को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO3 का प्रयोग करेंगे। इसका नाम है आयोडिक एसिड और इसका नाम तो आप जानते हो नाइट्रिक एसिड। तो इन दोनों का प्रयोग करते हैं और ये क्या करता है, फिर से इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आयोडो एल्केन बनाने का तरीका। अब एक बच गया फ्लोरो एल्केन। तो बच्चों यदि आपको फ्लोरो एल्केन बनाना है, फ्लोरो एल्केन, ठीक है, फ्लोरो एल्केन, तो आप एल्केन का सीधे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। जैसे हमारे पास CH3 CH2 या CH3 एल्केन है, इथेन है, और हम चाहे कि डायरेक्ट इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के और बना ले CH3 CH2F और साथ में HF हो जाएगा बाहर। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सप्लोसिव एंड इग्जोथर्मिक होता है। इग्जोथर्मिक मतलब ये अधिक विस्फोटक होता है, अधिक विस्फोटक एवं उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी, बहुत ज्यादा यहां से हीट बाहर निकलता है। ठीक है, विस्फोटक होता है रिएक्शन और बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलता है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट एल्केन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो भैया फ्लोरो एल्कीन बनेगा कैसे फ्लोरो एल्केन? तो इसके लिए उपाय है। देखो, आप सबसे पहले क्या करो कि कोई एक क्लोरो एल्केन ले लो, कोई एक क्या करो क्लोरो एल्केन ले लो। जैसे हमारे पास है क्लोरो इथेन, ठीक है, क्लोरो इथेन ले लो। अब इस क्लोरो इथेन का आप रिएक्शन करा दो किसके साथ? किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, जैसे AgF के साथ रिएक्शन करवा दो। सिल्वर फ्लोराइड इसे कहते हैं, सिल्वर फ्लोराइड इसे कहते हैं। ठीक है, तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो। अभी क्या होगा, तो यहां से AgCl बाहर हो जाएगा और फ्लोरीन जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बना लेगा CH3 CH2F प्लस AgCl। ठीक है, तो ये आपका बन गया फ्लोरोइथेन बन गया। ठीक है, फ्लोरोइथेन। अभी जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्वार्ट्स अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, स्वार्ट्स अभिक्रिया। ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो इस तरीके से एल्केन से हम लोग सभी चीज का, आप AgF के जगह पे कुछ और चीज का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे इसके जगह पे आप कुछ और चीज का प्रयोग कर सकते हो। किसका? जैसे आप यहाँ पे AsF3 का भी प्रयोग कर सकते हो, SbF3 का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और SbF5 का भी प्रयोग कर सकते हो, AsF5 का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सारी चीजों का भी आप प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप Hg2F2 का भी प्रयोग कर सकते हो, Hg2F2 का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जनरली हम किससे रिएक्शन करवा देते हैं? AgF के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरो एल्केन मिल जाता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखो, एल्केन है हमारे पास, एल्केन
RH और इससे हमें बनाना है मान लो क्लोरोएल्केन। कोई बोलेगा भैया क्लोरोएल्केन बनाओ, तो क्या करोगे? क्लोरोएल्केन बनाओ, फिर कहेगा चलो भाई ब्रोमोएल्केन बना के दे दो हमें, ब्रोमोएल्केन बना दो, ठीक है। फिर बोलेगा भाई साहब आयोडोएल्केन बना के दे दो, आयोडोएल्केन, ठीक है। फिर बोलेगा फ्लोरोएल्केन बना के दे दो, फ्लोरोएल्केन। चलो चलो जल्दी से काम शुरू करो। तो देखो एल्केन से क्लोरोएल्केन बनाना है तो आपको क्या करना है, Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हीट कर देना, ठीक। अगर ब्रोमोएल्केन भी बनाना है तो बस यही काम करना है, ब्रोमीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में हीट कर देना है। अगर आयोडोएल्केन बनाना है तो भी यही करना है I2 के साथ, लेकिन साथ में HiO3 या HNO3 का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है, HI को हटाने के लिए। अगर फ्लोरोएल्केन बनाना है तो फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन मत कराओ, पहले ले लो एक क्लोरोएल्केन, फिर इसका रिएक्शन करा दो AgF के साथ, AgCl बाहर हो जाएगा और आपको फ्लोरोएल्केन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो शॉर्ट में रिकैप भी ले लिए यहां पे। तो हो गया एल्केन से हेलोएल्केन निर्माण की विधि। अब चलो दूसरा देखते हैं एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन से तो दूसरा बात करते हैं एल्कीन से। तो देखो एल्कीन से अगर हेलोएल्केन बनाना है तो अपने पास देख लो एक एल्कीन है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, इधर कुछ भी रहेगा हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ए हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन का आपको रिएक्शन करवाना है HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ। HX का मतलब हो गया X के जगह पे क्लोरीन रहेगा तो HCl हो गया, X के जगह पे ब्रोमीन रहेगा तो HBr हो गया, X के जगह पे आयोडीन रहेगा तो HI हो गया। HF का यूज नहीं करेंगे, वही बात है, HF जो है हाईली एक्सप्लोसिव होता है, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है HF में, तो इसीलिए वो यहां पे हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं उसका, HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि ए टूटता है प्लस और माइनस में, H प्लस और X माइनस में, ठीक है। तो इनके टूटने से प्लस और माइनस की वजह से यहां पे जो एक बॉन्ड आप देख रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और किसी एक कार्बन पे जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड टूटने के बाद किसी एक कार्बन पे जाता है तो ए बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे जाएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस वाले पे X माइनस आके जुड़ जाएगा और माइनस वाले पे H प्लस। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, H प्लस माइनस वाले पे जाके जुड़ जाएगा और X माइनस प्लस वाले पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन मिल जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखो H प्लस और X माइनस दो चीज यहां से मिला, H प्लस, तो H प्लस के पास देखो तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो इसके पास किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस की कमी है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये X माइनस, इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही, अब इसके पास देखो तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो ये प्लस पे अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, नाभिक पे अटैक करेगा, तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। तो इनका भी नाम याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये बनते हैं टूट के, और इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है जो कि वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, ये टूटा, किसी एक कार्बन पे गया, जहां जाएगा वहां पे माइनस आएगा, माइनस वाले पे प्लस वाला आके अटैक करेगा और प्लस वाले पे माइनस वाला। इस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन भाई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखो, इलेक्ट्रॉन रागी योगात्मक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि सबसे पहले ही H प्लस यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला अटैक किया, कहां पे, माइनस पे। उसके बाद कार्बन पे प्लस यानी कार्बोकेटायन बनेगा, और उसके बाद हैलोजन कार्बन पे अटैक करेगा प्लस वाले पे, और तब जाके प्रतिफल का निर्माण होगा। तो रिएक्शन किसके अटैक से शुरू हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से। और एडिशन का मतलब हो गया, योगात्मक का मतलब कि इसमें जुड़ रहा है। देखो तो कुछ भी चीज इसमें से बाहर नहीं निकला है, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटा है और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है। तो जुड़ा है इसीलिए इसको हम एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ध्यान से आगे एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाना है HCl के साथ, HCl के साथ। तो ध्यान देना, फिर से ही टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो इसके वजह से बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद यहां माइनस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। तो जो माइनस पे है वो H प्लस जाके अटैक करेगा, माइनस पे H प्लस जाके अटैक करेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बन गया CH2 प्लस और यहां पे CH2 और एक और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो ये हो गया CH3। तो कार्बन पे प्लस आ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। अभी अगला स्टेप में CH3 CH2 प्लस जो है, इस पर ही जो Cl माइनस है ये प्लस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अटैक करेगा तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 और Cl। इस तरीके से प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाना है HBr के साथ। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले तो ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस में। अब यहां से जो H प्लस है वो इसके अटैक से ही बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के बाद आप इस कार्बन पे भी भेज सकते हो, इस कार्बन पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। कब तक, जब तक कि एल्कीन जो है सममित है, सममित। सममित एल्कीन का मतलब होता है, देखो डबल बॉन्ड हमारा कहां पे है, डबल बॉन्ड हमारा यहां पे है कि नहीं। तो डबल बॉन्ड के इधर भी आप देख रहे हो कि एक मिथाइल है केवल, और डबल बॉन्ड के इधर भी आप देख रहे हो कि एक मिथाइल है केवल। मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम के इधर और उधर दोनों तरफ बराबर चीज है, बराबर ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित एल्कीन। सममित एल्कीन, सममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन रहने पे आप क्या कर सकते हो कि बॉन्ड को इधर भी तोड़ के भेज सकते हो और इधर भी भेज सकते हो। यहां पे बराबर चांस है, ये चाहे तो इधर भी आ सकता है, ये चाहे तो इधर भी जा सकता है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो अब क्या होगा कि जब बॉन्ड टूट के यहां आएगा तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। तो माइनस के पास अटैक करेगा कौन, हाइड्रोजन, और प्लस के पास अटैक करेगा उसके बाद ब्रोमीन। तो इस तरीके से यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद इस पे प्लस वाले पे जाके जुड़ेगा ब्रोमीन, और इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना है तब होता है। जैसे हमारे पास है HCl, ठीक, और इसका रिएक्शन करवाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा, तो ध्यान से देखना, इसका हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन आखिर हुआ कैसे, रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो ध्यान देना, आप जानते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में E जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसके वजह से
ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा। क्लोरीन हमेशा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो टूटेगा बॉन्ड तो क्लोरीन लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन प्लस रहेगा। अब होगा क्या बच्चों कि इस H प्लस को दिख गया क्या, यहां पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिख गया, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिख गया, किसको किसको दिख गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहां पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन दिख गया H प्लस को, तो ये H प्लस चक्कर में रहेगा किसके, इस पाई इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, और इसके वजह से बॉन्ड तोड़वा देगा। बॉन्ड टूटने के बाद जिस कार्बन पे जाएगा वहां पे माइनस आ जाएगा, तो H प्लस वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आया तो हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ गया, इसके बाद सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस है तो बन गया कार्बोकेटायन। अब अगली बार क्या होगा कि जो कार्बोकेटायन बना है CH2 प्लस, इसको यहां पे Cl माइनस जो बचा हुआ है, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और इस Cl माइनस जाके यहां पे अटैक कर देगा, ठीक है, और इस तरीके से CH3, CH2 और Cl का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। चलो अब इसमें कुछ बात है जो जानना है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है और इसका रिएक्शन HBr के साथ करवाना है, तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो ध्यान देना, आप चाहो तो हाइड्रोजन यहां भी जोड़ सकते हो और ब्रोमीन यहां जोड़ सकते हो, या आप चाहो तो ब्रोमीन यहां जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन यहां जोड़ सकते हो, क्योंकि ये कैसा एल्कीन है, यह है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी इसमें आपको डबल बॉन्ड के बाद, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ बराबर चीज दिखाई देगा। तो आप किसी एक पे हाइड्रोजन और किसी एक पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो हम यहां पे ऐसे बना सकते हैं, CH3 इसको कर देंगे CH2, इसको कर देंगे CHBr और यहां पे CH3, या हम ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH, यहां पे कर देंगे Br, यहां पे कर देंगे CH2 और CH3, दोनों एक ही चीज बना है, दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन यदि कंपाउंड इस तरीके से हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। इसके देख लो, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, इसके इधर तो मिथाइल है लेकिन इधर है नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं असममित, असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। और इसमें आप दोनों में से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जैसे इसका रिएक्शन हमें करवाना है HBr के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम ब्रोमीन इस पे जोड़े कि ब्रोमीन इस पे जोड़े, ठीक है। तो यहां पे नियम लग जाएगा मार्कोनिकोप्स, मार्कोनिकोप्स रूल। मार्कोनिकोप्स रूल आपको बताएगा कि जो ब्रोमीन है वो इस पे जोड़ना है कि इस पे जोड़ना है, ठीक है। तो मार्कोनिकोप्स रूल कहता है कि यदि आपके पास असममित एल्कीन है, देखो भाई सममित एल्कीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सममित एल्कीन है तो आपकी मर्जी, यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां, या हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन यहां, कोई दिक्कत नहीं है। असममित एल्कीन में ऐसा नहीं कर सकते, अगर दोनों तरफ सेम नहीं है ग्रुप तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे मार्कोनिकोप्स रूल लगता है, और मार्कोनिकोप्स रूल कहता है कि आपको उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखना है, आप इधर उधर मत देखो, इधर मत देखो, डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में है, तो यहीं पे देखो, तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है,
और यहां पे देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि यहां पे आप हैलोजन जोड़ो, यहां पे हैलोजन जोड़ो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर यहां पे हैलोजन जोड़ते हो तो ये बढ़िया नहीं रहेगा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है ज्यादा, देखो हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां कम है तो ब्रोमीन को यहां जोड़ना है, CH3 CHBr CH3, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दूसरा आप सोचोगे कि नहीं हम हैलोजन यहां जोड़ेंगे तो CH3 ये बन जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और Br, लेकिन ये वाला आपका सही नहीं है। कौन वाला सही है? ये वाला सही है। ये अधिक बनेगा, अधिक बनेगा ये वाला, ठीक है, मेजर बनेगा ये वाला, और एक कम बनेगा, ये माइनर बनेगा, माइनर। तो इसीलिए हमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट बताना रहता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। इस हिसाब से ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्कोनिकोव्स रूल। चलो इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CCH3, यहां पे डबल बॉन्ड है और CH2 है, इसका रिएक्शन कराना है HI के साथ, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे, बताओ यही ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इधर आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप, इधर दिखाई दे रहा है, क्या इधर कुछ है? नहीं है। तो ये कैसा एल्किन हो गया? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो गया। जब अनसिमेट्रिकल एल्किन का रिएक्शन करवाएंगे तो हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो आयोडीन यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे आके जुड़ गया आयोडीन और यहां पे आके जुड़ गया हाइड्रोजन, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा नियम लगा? मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल लग गया, मार्कोनिकोव्स रूल लग गया, ठीक है। ए हो गया। फिर से देखिए एक और कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराना है HBr के साथ, HBr के साथ। आपको सिर्फ क्या देखना है? आपको सिर्फ देखना है कि ये डबल बॉन्ड कहां पे है, तो डबल बॉन्ड इसके बीच में है। अब हम देखेंगे कि इधर 2 कार्बन है और इधर 2 कार्बन इस तरीके से है, तो बिल्कुल एक जैसा ग्रुप नहीं है। इसमें दोनों ग्रुप जो है एक ही कार्बन पे अटैच है, लेकिन इसमें दोनों जो है अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कैसा हो गया? असम्मित हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 और इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा ब्रोमीन, ऊपर में CH3 है और CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा रूल था? मार्कोनिकोव्स रूल था। अब इसी में एक चीज और हम बताते हैं। पहले तो ये समझ लो यहां पे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जल्दी कौन करेगा? HI करेगा, ठीक है, HI करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यदि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड जैसे ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी, अपने पास एल्कीन है। एल्कीन कैसा है? असममित है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसका रिएक्शन HBr के साथ कराना है, HBr के साथ। लेकिन यहां पे क्या है कि परऑक्साइड डाला हुआ है, परऑक्साइड डाला हुआ है, ठीक है, परऑक्साइड डाला हुआ है। तो जैसे ही आपको परऑक्साइड दिख जाए
और यहां पे दिख जाए कि रिएक्शन HBr के साथ करवाना है। जब भी HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तभी वहां पे पेरोक्साइड देखने को मिलेगा, अदरवाइज पेरोक्साइड देखने को नहीं मिलेगा। HCl के साथ पेरोक्साइड का यूज नहीं होता है, HI के साथ पेरोक्साइड का यूज नहीं होता है, सिर्फ किसके लिए होता है? HBr के लिए होता है। तो जब HBr के साथ रिएक्शन कराया जा रहा हो और पेरोक्साइड डाल दिया हो तब यहां पे मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगेगा, तब यहां पे मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। अब ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या है बच्चों? तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि यदि असममित एल्कीन का, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराया जा रहा हो पेरोक्साइड के उपस्थिति में, तो अब Br ए हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, यानी मार्कोनिकोव्स का उल्टा काम होगा, मार्कोनिकोव्स का उल्टा। मार्कोनिकोव्स कहता है कि जब HX के साथ रिएक्शन कराओ तो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ो, यहां पे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेकिन ऐसा कब होगा? जब पेरोक्साइड नहीं रहेगा तब। जैसे ही पेरोक्साइड डाल दिया कि मार्कोनिकोव्स रूल का काम खत्म हो गया, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आ जाएगा पिक्चर में, और ये क्या करेगा? मार्कोनिकोव्स के उल्टा काम करवाएगा, यानी अब ब्रोमीन वहां पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहां पे 1 हाइड्रोजन दिख रहा है। अब तो बोले यहां पे तो 3 हाइड्रोजन है, भाई यहां पे डबल बॉन्ड थोड़ी है, डबल बॉन्ड वाला देखना है केवल, ठीक है। तो अब जुड़ेगा हाइड्रोजन वहां, ब्रोमीन वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसका तो बात ही मत करो। यहां पे आएगा CH और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और Br। इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहते हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। देखो जैसे CH3 वाला कंपाउंड था ना, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका रिएक्शन करवाना है HBr के साथ, और यहां पे डाल दिए पेरोक्साइड। क्या डाल दिए? पेरोक्साइड डाल दिए। तो अब बताओ कि क्या करोगे? तो ये हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। इस तरीके से पेरोक्साइड रूल लगता है, जिसे हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का एक और नाम है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को हम कहते हैं खरस इफेक्ट, खरस इफेक्ट, खरस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका टोटल 3 नाम है बच्चों, ठीक है। तो ये था एल्किन।